नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत पढ़ रहा था और हमारा जो हो गया खनन क्षेत्र हो गया था, ज्वालामुखी हो गया था, तापमान, घनत्व, दबाव ये हो गया था। तो चंद्रमा से स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीच में काम पड़ जाने के कारण वीडियो लगातार नहीं आई, बट अब आगे से रेगुलर आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चंद्रमा। देखो इसमें क्या होता है, ये है चंद्रमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सर्वप्रथम हाईलाइट। हम्म, ये कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सर्वप्रथम चंद्रमा के अध्ययन से ही प्राप्त की गई थी। क्योंकि ये जो चंद्रमा है हमारा पृथ्वी का ही भाग है। जब कभी उल्का पिंड हुआ था तो चंद्रमा टूट गया था, जिसके कारण क्या बना था, प्रशांत महासागर बना था। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा का निर्धारण करने की अनेक विधियां हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण विधि यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर हमें ये पता चल जाए कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है तो हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये बात है, ये कह रहा है। देखो स्मरणीय है कि द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। भूवैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के द्रव्यमान का निर्धारण करने के आधार चंद्रमा की गति और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को माना गया है। अतः इस अभ्यंतर द्रव्यमान का पता लगाने के लिए प्रमुख साक्ष्य है प्रदान करता है। सिंपल सी बात है। देखो कहने का मतलब ये है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8 मीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा पे कितना है हमारे पास 1/6 है इसका। तो कहने का मतलब है जो चंद्रमा है हमारा, वो पृथ्वी जो है भारी चीजों से बना हुआ है और चंद्रमा इसकी तुलना में हल्का हल्का बना हुआ है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध होता है वो मास से होता है। मास से यानी द्रव्यमान से। और किससे होता है, दूरी से। कहने का मतलब है जो जितना भारी होगा, जो जितना भारी होगा उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण उसका उतना ही ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना है, मान लो एक है, और पृथ्वी पृथ्वी मान लो 6 गुना है और उस पर कितना है, 1 गुना है। तो पृथ्वी जो है भारी चीजों से मिलकर बना है। ये तो बता रहे हैं। अगर हम द्रव्यमान का पता लगाएं तो साक्ष्य है। अगर हमको कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का निर्धारण करने का आधार चंद्रमा की गति और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को माना गया है, जिससे क्या हो सकता है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है भूकंपीय तरंगे। देखो पृथ्वी के आंतरिक भागों को संचलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में संचलन के कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भागों में उसी प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार तालाब में शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने से वृत्ताकार लहरें केंद्र के चारों तरफ प्रभावित होती हैं। अधिकांश भूकंप की उत्पत्ति ऊपरी मेटल में होती है और भूकंपीय तरंगों को किस में मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा ही मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भूवैज्ञानिक को पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों के प्रकार एवं बहुस्तरीय संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूल रूप से भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। तो इनके प्रकार बताती हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे हमारे पास एक तालाब है। अब वो कह रहा है जिस प्रकार तालाब में शांत जल में मान लीजिए टुकड़ा फेंक दिया हमने, या कोई फेंक दिया, तो ऐसे करके चलती है तरंगें। चलती हैं, चलती हैं, इस टाइप से चलती है। तो भूकंपी तरंगें भी ऐसी चलती हैं। क्यों चलती हैं? तो कभी बताते हैं आपको। हाँ, अब भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, भूकंपीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। अब देखो इनको प्राथमिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि पी तरंगों और एस तरंगों में क्या डिफरेंस है। एल तरंगे तो बात की बात है, इनको हम भूकंप वाले चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे। भूकंप वाला जो चैप्टर आएगा ना, उनको और विस्तार से पढ़ेंगे हम। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। पी तरंगों के बारे में इन्हें प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे, और क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गौड़ तरंगे बोलते हैं। क्या कहा जाता है उनको, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। हाँ, इनके प्रभाव से कणों का कंपन क्या, तरंग की गति की दिशा में समांतर होता है, और इनके प्रभाव से कणों का कंपन तरंग की गति की दिशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये जो होती हैं, कहने का मतलब है पी तरंगे जो होती हैं वो एक स्प्रिंग की तरह चलती हैं, समांतर, और ये जो चलती हैं इस टाइप से चलती हैं। एस तरंगे जो होती हैं वो इस टाइप से चलती हैं। ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। ये जो है पी तरंगे सबसे तेज गति में चलती है, और इनकी जो औसत वेग होती है 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इनका जो होती है 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये तीनों तरंगे, और इसको क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे बोलते हैं। ये पृथ्वी के धरातल भाग में ही संचलित होती हैं। इनकी गति तीनों तरंगों में सबसे कम होती है, और चट्टान तथा ठोस पदार्थों में इनकी गति कितनी होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपसे कहा है कि पी क्यू एस, वो सॉरी पी एस एल, क्वेश्चन हुआ पी एस एल, जैसे ये तरंगे हैं, उसने ये कहा कि बताओ अगर बोला कि एस तरंग की गति, एस तरंग की जो गति है, एस तरंग की जो गति है पी की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पी तरंग की गति जो होती है वो एस तरंग से ज्यादा होती है। तो इस टाइप से दे सकता है। अगर ये भी बोल सकता है कि पी तरंग जो है लंबत चलती है, पी तरंग जो है लंबत चलती है, तो लंबत नहीं चलती है, चलती है समांतर। हाँ, ये पूछ लेता है स्टेटमेंट में, ऐसे पूछता है यूपीएससी, आर ओ और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पी तरंग और एस तरंग के बारे में काफी, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहा है ये तरंगें गैस तरल ठोस तीनों चलती हैं, तीनों में, ये छोड़ दो इसे, यहाँ लिख दो, तीनों में चलती है। ये तरंगें केवल ठोस के माध्यम में संचलित होती हैं, यहाँ लिख दो, होती हैं। हाँ, क्वेश्चन आगा, पी तरंगें जो होती हैं केवल, अगर वो बनाया उसने, अगर प्रश्न इस टाइप से बना लिया, पी तरंग जो है केवल ठोस में चलती है, एक ही बन गया। एस तरंग तीनों में चलती है। पी तरंग समांतर चलती है। तो इसमें से कौन सा एमसीक्यू सही है, ठीक है, जैसे एक, दो, दो, तीन, एक, दो, तीन, या ओनली तीन, तो इसे बताना आप कमेंट में। अभी बताया था बिल्कुल, ये सेम इस टाइप से बनेंगे। अब आता गुरुत्वाकर्षण बल। तो इससे पृथ्वी के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वो कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान नहीं होता है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है ना पृथ्वी को, कितना होता है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी होने के कारण, पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी होने के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है।
ये इस टाइप से, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। तो ध्रुवों पर क्या है, दूरी कम है, यहाँ पे क्या है, दूरी कम है। ये लिख सकते हैं, यहाँ y लिख दो और यहाँ x लिख दो, तो y बड़ा है x है। तो वो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से, ये जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है, एक मिनट में चेंज कर लूँ, वो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी होने के कारण ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ना, भूमध्य रेखा की तुलना में क्या अधिक होता है। जब यहाँ से दूरी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान डिपेंड करता है, जी का जो मान डिपेंड करता है, एक तो वो मास पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस, जब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितनी दूरी कम होगी, मान लीजिए ये एक, अब जरा आप देखिए, हम बता सकते हैं, वो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो ध्रुवों की जो दूरी कम है, जब दूरी कम होगी तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कम लगेगा। अब देखो, जी का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही परिवर्तित होता है। पृथ्वी के भीतरी द्रव्यों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अनेक कारकों से प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें कहने का मतलब यह है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है, ये जो है यहाँ पे, ये है आयरन, और ये है सैंड। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ज्यादा लगेगा या यहाँ ज्यादा लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण वहीं तो लगता है जहाँ मास ज्यादा होता है। क्या होता है, जहाँ मास ज्यादा होता है। अब आप जरा देख सकते हैं, जो मास जो है हमारे पास, किसका ज्यादा होगा, आयरन का ज्यादा होगा, नहीं होगा। जब आयरन का ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बादल ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। वो इसी बात को बता रहा है कि पृथ्वी के भीतरी, पृथ्वी के भीतर द्रव्यों का असमान वितरण, पृथ्वी के जो भीतर है, कहीं लोहे की, कहीं लोहे की मात्रा ज्यादा है, कहीं एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, कहीं रेत की मात्रा ज्यादा है, तो भिन्नता को प्रभावित करता है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है अलग अलग होता है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर सभी जगह गुरुत्वाकर्षण का मान समान रहता है, तो समान नहीं रहता है, अलग अलग होता है। और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कैसे कहते हैं, गुरुत्व विसंगति उसे कहते हैं, गुरुत्व विसंगति उसको बोलते हैं जहां पर पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी जो होती है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ना, वो असमान होता है, समान नहीं होता है। और वो कह रहा है गुरुत्व विसंगति हमें कृष्ण के पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। इससे कृष्ण में द्रवित पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कहीं अंदर से कैसी है, कहीं ठोस है, कहीं कैसी है। तो इसके बारे में हमसे जानकारी मिलती है। तो किसके कारण मिलती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, कहीं कम है। अब आता है चुंबकीय सर्वेक्षण। ये मैंने बीजन बीजन आईएएस का जो मटेरियल होता है ना, वहां से कट करके लगाया था, उसमें अच्छी तरह दे रखा था। देखो कहते हैं पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है, सही बात है। और पृथ्वी की तीव्र घूर्णन गति इसके केंद्र से विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। चुंबक चुंबक दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव तथा चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है। वास्तव में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। चुंबकीय सर्वेक्षण क्रस्ट के चुंबकीय पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार भू प्रॉपर्टी में पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसका कहने का मतलब ये है, समझाते हैं। देखो, हमारी जो पृथ्वी है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। हम्म, अब जैसे हमारे पास क्या होता है,
हमारे ये जो है हमारे पास, ये कोर है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, और ये है बाह्य कोर, बाह्य कोर। ये जो होती है आंतरिक कोर जो होती है ना हमारे पास, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये कैसी होती है? ठोस अवस्था में। और ये काय में होती है? ये द्रवावस्था में। जब हमारी पृथ्वी घूमती है आंतरिक बलों के कारण, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है आंतरिक बलों के कारण, जब ठोस और द्रव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है? चार्ज उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहाँ माइनस का चार्ज है और यहाँ प्लस का चार्ज है, तो जब चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, ये जो चार्ज होता है निकल के यहाँ चिपक जाता है। एक मिनट। जिससे ये प्लस वाला चार्ज होता है वो नेगेटिव पे चला जाता है, इस टाइप से। हाँ, और ये वाला माइनस वाला प्लस पे आ जाता है। ये किस कारण होता है? जब आंतरिक कोर और बाह्य कोर ठोस और द्रव में आपस में घर्षण करती है तो चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, एक हमको क्या था, मैग्नेटिक मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी क्या होता है, एक चुंबक बन जाती है। और जैसे सूर्य से ये, सूर्य से बहुत हानिकारक किरणें मिलती हैं, जैसे हमें पृथ्वी से क्या क्या मिलता है, एल्फा एल्फा किरणें मिलती है, बीटा किरणें मिलती हैं, गामा किरणें मिलती हैं और एक्सरे मिलती है। हाँ, और अल्ट्रा वायलेट किरणें ये मिलती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इनसे हमारी रक्षा करता है। इन वाली जो किरणें होती हैं इनसे रक्षा करना है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कवच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कवच। कवच बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक कवच बोलते हैं। तो इससे ये हुआ, वो कह रहा है, देखो आप समझो दोबारा। वो कह रहा है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी की तीव्र घूर्णन गति इसके केंद्र, यानी लिख रहा है देखो, बाहरी द्रवित कोर और विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करती है। कर दिया इसने चुंबक क्षेत्र निर्माण। कब करा? जब आंतरिक कोर बाह्य कोर जब घर्षण करेंगे तो एक चार्ज उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पे सर्वाधिक शक्तिशाली होगा और यहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सर्वाधिक होगा और यहाँ पे भी सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक और चुंबकीय उत्तरी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। वास्तव में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। ये क्यों होगा? परिवर्तित होता रहेगा। और चुंबकीय सर्वेक्षण क्रस्ट चुंबकीय पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार चुंबकीय सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की जो कोर है, वो कहीं तो हमारे पास ठोस है और कहीं क्या है हमारे पास, कहीं क्या है, द्रव में है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी पृथ्वी कहीं तो ठोस है और कहीं क्या है, द्रव में है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है। अब आता है उल्का पिंड। क्या आता है? हम्म हम्म अब आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड से हम कैसे जानेंगे? अंतरिक्ष से आने वाले आकाशीय पदार्थ, जब वो अंतरिक्ष से जो आते हैं आकाशीय पदार्थ, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं। अब हमारी पृथ्वी है ये, और जैसे कि वायुमंडल में ये उल्का पिंड आएंगे तो घर्षण के कारण क्या होगा, आग लगने लग जाएगी इन पर। और केवल उल्का पिंड का क्या होता है, भारी हिस्सा ही जल पाता है, भारी हिस्सा ही जल पाता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाते हैं। इस तरह उल्का पिंडों की खोज की गई, जिनके परीक्षण से हम पृथ्वी की क्या होते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब जब सौरमंडल बना होगा, तो सभी तो साथ बने होंगे, तो कुछ तो क्वालिटी होगी उल्का पिंड के अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो इससे क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने कितना पढ़ चुके हैं, देखो। हम्म, हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखते हैं। देखो, हमने तापमान पढ़ लिया था,
घनत्व पढ़ लिया था, दबाव पढ़ लिया था, चांद पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया, भूकंपीय तरंग पढ़ लिया आज। और क्या पढ़ लिया? और भूकंपीय तरंग हो गया। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक धरातलीय होती है, भूगर्भीय होती है। और चुंबकीय सर्वेक्षण पढ़ लिया। चुंबकीय सर्वेक्षण से कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो हमारा ये ऐसे स्रोत पर चला गया जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।